नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगिक जनन। किसके बारे में बात करेंगे? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हमने सबसे पहले जनन के बारे में बात की। जनन का मतलब जीवों के अंदर अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है उसको जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने इससे पिछले वाली वीडियो में बात की थी, डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन का मतलब क्या है? दो जीव नर और मादा मिलकर अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। दो जीव मिलकर अपने समान संतान उत्पन्न करे तो इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब दो जीव है तो ये दोनों विपरीत लिंगी होंगे। एक होगा नर और दूसरा होता है मादा। नर और मादा, ये जो दोनों जीव है, अब ये दोनों क्या करेंगे? युग्मकों का निर्माण करेंगे। दोनों जीव युग्मक का निर्माण करेंगे। नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होगा, या मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है, नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण किया जाता है। मादा जो कि 2n होती है, इससे जब युग्मक बनेंगे तो ये युग्मक है वो अगुणित होते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। उसी तरह से नर के अंदर या नर है वो 2n होता है, इसका जो युग्मक है नर युग्मक ये हो जाता है n। इस तरह से हम बात करें तो जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इनके संलयन की जो क्रिया होती है इसको हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है, या इसको हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण कब होगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्या होगा? संलयन होगा, या ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होता है। अब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिले तो युग्मनज का निर्माण हुआ। इसका मतलब जो युग्मनज है वो पुनः हो जाता है 2n, द्विगुणित हो जाता है। और ये जो जाइगोट है इससे बाद में किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, और इस भ्रूण से बाद में है वो नया जीव बन जाता है। इस तरह से लैंगिक जनन के दौरान दो जीव नर और मादा मिलकर किसका निर्माण करेंगे? नए जीव का निर्माण करते हैं। अब ये जो युग्मक बने हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो नर युग्मक है इसको हम शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। जबकि मादा युग्मक है इसको हम अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु मतलब यदि मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर जो नर युग्मक होता है उसको हम कहते हैं शुक्राणु, और जो मादा युग्मक है इसको अंडाणु बोला जाता है। यही बात यदि हम पादपों में करें तो जो नर युग्मक है उसको परागकण कहा जाता है, और जो मादा युग्मक है इसको भ्रूण कोश कहा जाता है। ये होती है कंडीशन पादपों के अंदर। इस तरह से हमने अभी जो डिस्कस किया, इस डिस्कस के अकॉर्डिंग जो लैंगिक जनन की क्रिया है इसमें नर के द्वारा नर युग्मक, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। इस तरह से इस जनन की यदि हम अलैंगिक जनन से तुलना करें तो यह धीमा प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन सिंपल प्रोसेस है, एक कोशिका टूट गई या एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण तुरंत हो जाता है। यह बहुत ही धीमा प्रोसेस है और यह जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि
नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण किया जाएगा, और नर युग्मक का निर्माण होगा तो क्या होगा, नर युग्मक का जब निर्माण होगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्रों की संख्या आदि होगी, आदि सब काम है वो इसके अंदर होता है। इसमें टाइम लगेगा, समय भी लगता है और जटिल प्रोसेस है। गुणसूत्रों की संख्या आदि होना, फिर निषेचन की क्रिया के दौरान गुणसूत्र पुनः डबल होना, ये जटिल प्रोसेस होता है और ये विस्तृत प्रोसेस है, विस्तृत प्रक्रिया होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन है उससे जटिल प्रोसेस है वो लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब इसके अंदर जब भी किसी जीव के अंदर लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है तो उस जीव के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं। ऐसा नहीं कि जीव ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब जीव जिसने जन्म लिया है सबसे पहले उस जीव का क्या होगा, जन्म होगा। जन्म होने के बाद वह जीव वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद में एक अवस्था ऐसी आती है कि वह संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है या वह संतान उत्पन्न कर सकता है, उसको हम कहते हैं परिपक्वता। वह परिपक्वता को प्राप्त होगा। परिपक्वता के बाद में वो क्या करेगा, संतान उत्पन्न करेगा। अब वो संतान उत्पन्न करेगा। संतान उत्पन्न करने के बाद में वह जो जीव है वह जीर्णता को प्राप्त होगा। जीर्णता या इसको हम वृद्धावस्था कह सकते हैं। वृद्धावस्था में प्रस्थान करेगा और इसके बाद में उस जंतु की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है जीव के जन्म से लेकर जीव की मृत्यु तक का, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें या इसको हम वो 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। कितनी अवस्थाओं में बांटते हैं, 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। अब ये जो 3 प्रावस्थाएं हैं, नंबर 1, 3 जो प्रावस्थाएं हैं इसमें हम सबसे पहले नंबर 1 प्रावस्था की बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था। यदि पादप की बात करें तो इसको कायिक प्रावस्था कहा जाता है। कायिक प्रावस्था या किशोरावस्था। देखिए कोई भी जीव है, जैसे मान लो मनुष्य भी है, तो मनुष्य का जैसे जन्म हुआ, जन्म से लेकर अब वो वृद्धि करेगा, जब तक वह जीव, वह जंतु है वो जनन के लिए परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक का जो काल है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। मतलब ये जन्म हुआ उसके बाद में यह वृद्धि करेगा और जब तक जनन का कार्य होगा, जनन का कार्य हो, इससे पहले का समय, पहले का काल या समय, उसको हम क्या कहेंगे, किशोरावस्था बोलते हैं। अब ये किशोरावस्था जंतु की बात करेंगे तो किशोरावस्था, जैसे मान लो मनुष्य के अंदर, पादप की बात करेंगे तो कायिक प्रावस्था होती है। अब इस दौरान क्या होगा, इस समय या इस स्थिति में उस जीव के अंदर कई शारीरिक और क्रियात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। क्रियात्मक बदलाव आते हैं। कोई भी जीव हो, किशोरावस्था के दौरान उसमें शारीरिक और कई ऐसे क्रियात्मक बदलाव आते हैं। और ये जो अवधि है, ये अवधि यदि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर 14 से 15 वर्ष तक का समय होता है। इस दौरान, किशोरावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। हार्मोन्स सक्रिय होते हैं। अब हार्मोन्स सक्रिय हो गए तो इसके बाद में जो दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है जिसको हम कहते हैं जननावस्था। दूसरी जो अवस्था है इसको हम कहते हैं जननावस्था। जननावस्था जो किशोरावस्था है,
किशोरावस्था का समापन, एक तरफ किशोरावस्था का समापन होगा तो दूसरी ओर जननावस्था प्रारंभ होगी। क्या होगा इसमें? किशोरावस्था का समापन ही जननावस्था का प्रारंभन माना जाता है। प्रारंभन माना जाता है मतलब किशोरावस्था का समापन हुआ, जैसे ही किशोरावस्था का समापन होगा जननावस्था है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब इस अवस्था में क्या होगा? पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हो, उनमें जनन से रिलेटेड संरचनाओं का निर्माण होता है। पहले हम पादपों के बारे में बात करें। पादपों के अंदर देखो, पादपों के अंदर जननावस्था के दौरान जनन से रिलेटेड जो संरचना होती है, अब पादपों में जनन से रिलेटेड संरचना कौन सी है? पुष्प। तो इस अवस्था के अंदर पुष्प आते हैं या पौधों के अंदर पुष्पन की क्रिया होती है। पौधों के अंदर पुष्पन की क्रिया होती है मतलब पुष्प आते हैं। अलग अलग पौधों में पुष्प अलग अलग प्रकार से आते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो पुष्पन की क्रिया होती है ये मौसमी होती है। कुछ पौधों के अंदर तो होती है मौसमी, मतलब मौसम के अनुसार पुष्प आते हैं, और कुछ पौधों के अंदर यह जो क्रिया होती है वह वर्ष भर होती है, वर्ष भर पाई जाती है। मौसमी जो पुष्प होते हैं इसमें आम, सेब और कटहल उदाहरण है इसका। आम, सेब और कटहल, इनमें मौसम के अकॉर्डिंग पुष्प आते हैं, हमेशा पुष्प नहीं होते। मौसम के अकॉर्डिंग इनमें पुष्प आते हैं, तो एक निश्चित समय अवधि में पुष्प आते हैं तो इसको हम कहेंगे मौसमी। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हमेशा या वर्ष भर पुष्प लगे हुए रहते हैं, उसको हम कहते हैं सतत या वर्ष भर पुष्पन। अब कुछ पादपों में असामान्य प्रकार का पुष्पन पाया जाता है। असामान्य प्रकार का पुष्पन पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बांस। बांस जो पौधा है, बांस का जो पौधा ये या इस पौधे के अंदर जीवन में एक बार पुष्पन होता है। जीवन जो बांस का पौधा है इसका जीवन काल होता है 50 से 100 वर्ष। जीवन 50 से 100 वर्ष ये इसका जीवन काल है। तो जीवन में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। अब जीवन में एक बार पुष्पन होगा तो पुष्प बहुत अधिक संख्या में खिलते हैं, तो इसमें पुष्प अधिक आते हैं। अब अधिक क्यों आते हैं? इसका कारण सीधा सा है। पुष्प अधिक क्यों आते हैं? क्योंकि इस पौधे के अंदर जीवन में पुष्पन एक बार ही होता है, इस वजह से इसमें पुष्प अधिक आते हैं। अब पुष्प अधिक आते हैं तो इनमें फल भी अधिक बनते हैं। फल भी अधिक बनते हैं। अब यहां पर पुष्प अधिक आए इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे पुष्प है वो फलों में बदल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। कह सकते हैं कि अधिकांश जो पुष्प है वो फलों में बदल जाते हैं, या अधिकांश पुष्पों से फलों का निर्माण होता है, और कई पुष्प होते हैं वो इसमें नष्ट भी हो जाते हैं। एक हम उदाहरण और लेते हैं। पौधे का नाम है नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी, इसके अंदर भी असामान्य प्रकार का पुष्पन पाया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पादप है। इंपॉर्टेंट पादप है। इसका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना है, बाकी नीला कुरेंजी इसका नाम है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बांस में तो जीवन में एक बार पुष्पन होता है, लेकिन इस पौधे के अंदर जो पुष्पन की क्रिया है वो 12 वर्ष बाद होती है। 12 वर्ष बाद पुष्पन की क्रिया होती है।
एक ऐसा पौधा नीला कुरेंजी या स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, इस पौधे के अंदर 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2006 में इस पौधे के अंदर पुष्पन बहुत अधिक देखने को मिला, और जब बहुत ही ज़्यादा पुष्प उत्पन्न हुए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जो 3 स्टेट है, इन स्टेट का जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर सड़क के दोनों ओर इन पुष्पों की ये जो पुष्प है बहुत ही अधिक संख्या में होने के कारण सड़क के दोनों ओर इन पुष्पों की कालीन बिछाई दिखाई पड़ी। और ये जो दृश्य हो गया, रोड के दोनों तरफ पुष्प ही पुष्प है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये स्टेट केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पहाड़ी एरिया, बीच में से रोड, दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा पुष्प है और अलग अलग रंगों के पुष्प हैं, तो नज़ारा है वो देखने लायक था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जितने भी सैलानी थे, जो पर्यटक थे, सैलानियों के लिए, जो सैलानी थे या जो घूमने के लिए जो लोग जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र रही, सैलानियों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहा। तो इस तरह से जो नीला कुरेंजी है, स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, इसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ये पहाड़ी क्षेत्र है, सड़क के दोनों ओर इस पौधे के ऊपर है वो बहुत अधिक पुष्पन हुआ। अधिक पुष्पन के कारण सड़क के दोनों ओर इन पुष्पों की कालीन बिछाई हुई दिखाई पड़ी, जो कि सैलानियों के या पर्यटक जो थे उनके लिए आकर्षण का बहुत ही अच्छा केंद्र रहा। जंतुओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले जैसे पक्षी, जननावस्था के दौरान पक्षी जैसे उसका जन्म हुआ, वृद्धि की परिपक्वता की स्थिति जब होती है तो वह जनन कर सकता है। तो जनन कर सकता है, इसका मतलब जो पक्षी है वो इस काल के अंदर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। पक्षी क्या करते हैं, अंडे देना शुरू करते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, और जब पक्षी अंडे देते हैं तो अंडों का, पक्षियों के द्वारा अंडों का संरक्षण भी किया जाता है। संरक्षण का मतलब देख रेख पक्षियों के द्वारा की जाती है। अब ये अंडे देने का कार्य है, ये पक्षी ये भी एक निर्धारित काल के बाद में या समय के बाद में देते हैं। कुछ पक्षी है वो मौसम के आने पर अंडे देते हैं, कुछ पक्षी मौसम के अनुसार अंडे देते हैं, मौसम के अनुसार अंडे देते हैं। लेकिन यदि हम बात करें मुर्गी की बात करें, मुर्गी को जैसे मान लो कुक्कुट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर मुर्गी को है वो, यहाँ पर जो मुर्गी है यह वर्ष भर अंडे देती है, वर्ष भर अंडे देती है। अब वर्ष भर अंडे देती है तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से अंडों का उत्पादन किया जाता है। ये अंडे है वो व्यापारिक उद्देश्य से उत्पन्न किए जाते हैं। कुक्कुट फार्म के अंदर जो मुर्गी होती है वह मुर्गी या उस मुर्गी के द्वारा व्यापारिक उद्देश्य से अंडों को उत्पन्न किया जाता है। ये
बात हमने की जंतुओं के अंदर और पक्षी या जो अंडे देने वाले जंतु हैं उनके बारे में। अब यदि हम दूसरे जंतुओं के बारे में बात करें, जैसे स्तनधारी। स्तनधारी जो जंतु है, स्तनधारियों के अंदर जननावस्था के दौरान विशेष प्रकार के क्रमिक और चक्रिक परिवर्तन होते हैं। चक्रिक व क्रमिक परिवर्तन होते हैं। और ये जो चक्रिक और क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये होते हैं जो जनन अंग है उनमें। और जनन अंग के अंदर भी जो मादा होती है, मादा के अंडाशय में, और अंडाशय में ये चक्रिक और क्रमिक परिवर्तन क्या होते हैं, क्यों होते हैं? तो ये हार्मोन्स के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? हार्मोन्स के कारण होते हैं। अब हार्मोन्स के कारण अंडाशय के अंदर चक्रिक और क्रमिक परिवर्तन आते हैं। अब ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। स्तनधारी के अंदर एक तो जो जंतु है उसको हम कहते हैं प्राइमेट्स, दूसरे है नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के अंदर आता है मनुष्य, कप्पी, बंदर। नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, घोड़ा, गधा, ये सब इसके अंदर आएंगे नॉन प्राइमेट्स के अंदर। और इसमें आते हैं मनुष्य, कप्पी, बंदर आदि। अब इनमें अंडाशय के अंदर परिवर्तन थोड़े अलग है और इनमें अंडाशय के अंदर होने वाले परिवर्तन थोड़े अलग है। अलग क्या है कि जो ये प्राइमेट्स है इसमें जो अंडाशयी परिवर्तन होते हैं इसको हम ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं। जबकि जो नॉन प्राइमेट्स है इसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं इनको हम मध्य चक्र के रूप में जानते हैं। मध्य चक्र को इंग्लिश में हम कह सकते हैं हीट पीरियड। और ऋतुस्राव चक्र है इसको हम कह सकते हैं माहवारी चक्र, माहवारी या मासिक धर्म। अलग अलग दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अब इसमें जो प्राइमेट्स है इसके अंदर ऋतुस्राव चक्र, माहवारी या मासिक धर्म ये हर महीने दोहराया जाता है, इस वजह से इसे माहवारी चक्र कहा जाता है। यदि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो यह रेगुलर हर महीने या एक महीने के बाद में दोहराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक अंडाशय के अंदर, एक मादा के अंडाशय में इस तरह के परिवर्तन होते हैं, इस तरह के परिवर्तन होंगे कि उस मादा के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न हो। यदि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो एक महीने के बाद जो मादा का गर्भाशय वाला भाग है उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो प्लस जो अंडोत्सर्ग हुआ है उसके बाद जो अंडाणु गर्भाशय की ओर आया है, ये अंडाणु प्लस उसकी एंडोमेट्रियम और उसके साथ में ब्लड, ये सब योनि मार्ग से है वो बाहर आता है। इस प्रक्रिया को या इस चक्रिक परिवर्तन को हम माहवारी या मासिक धर्म कहते हैं। और इसमें जो मध्य चक्र है जो नॉन प्राइमेट जंतुओं के अंदर पाया जाता है, इसमें क्या होता है, इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, स्तर है वो बढ़ जाता है। जब ये स्तर बढ़ जाता है तो यह मादा जो नर है उसके साथ सहवास करने की इसमें तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। इस हार्मोन के कारण ये जो मादा है नर के साथ सहवास की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है इस हार्मोन के कारण। और प्राइमेट्स के अंदर जो माहवारी है या मासिक धर्म है इसमें ये एक महीने का चक्र है।
इसमें जब अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग, ये जब माहवारी चक्र पढ़ेंगे तब इसमें ये चीज आएगी। 1 महीने का जो चक्र है इसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो इस दिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। इस दिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो यह मादा इस दिन नर के प्रति अधिक आकर्षित होती है, हार्मोन का स्तर बढ़ता है या बढ़ेगा, बढ़ता है। तो इस तरह से जो मेमेल्स है या जो स्तनधारी है उन जंतुओं के अंदर ये 2 प्रकार के परिवर्तन या 2 प्रकार के चक्र चलते हैं। माहवारी चक्र, ये माहवारी चक्र जो है हर माह यह चक्र है वो मादा के अंदर यह चक्र पाया जाता है और हर माह योनि मार्ग से रुधिर, उत्तक और एंडोमेट्रियम बाहर आती है, बाहर आती है। और ये जो रुधिर के साथ ये पदार्थ बाहर आते हैं इसी को हम कहते हैं माहवारी या मासिक धर्म। अब ये मादा के अंदर, मादा की जब एज हो जाती है 13 से 14 वर्ष, तब यह प्रथम बार आती है, माहवारी शुरू होती है या प्रथम बार जब माहवारी आती है या यह चक्र जो पहली बार होता है तो इसको रज्जोदर्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रज्जोदर्शन। और लगभग 45 से 50 वर्ष इस स्थिति में यह जो मासिक धर्म है ये अंतिम बार होता है, अंतिम बार, तो इसको रज्जो निवृत्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? रज्जो निवृत्ति कहते हैं। अब ये जो रज्जो दर्शन और रज्जो निवृत्ति, इसके बीच का जो काल है, बीच का जो समय है, उसी को हम उस मादा की जनन अवधि कहते हैं। इस अवधि के दौरान ही वह मादा है वो जनन कर सकती है या संतान उत्पन्न कर सकती है। इस अवधि में ही मादा जनन कर संतान उत्पन्न कर सकती है। मनुष्य के अंदर बात करें तो मनुष्य की जो मादा है वो ये अवधि का मतलब कौन सी अवधि? 13 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 50 वर्ष तक, इस अवधि के दौरान ही वह संतान उत्पन्न कर सकती है या बच्चे उत्पन्न कर सकती है। अब ये जो स्तनधारी है, अब जनन के हिसाब से यदि बात करें तो इसमें ये जनन अवधि या जनन कब कर सकते हैं, इसके लिए ऐसे जंतु जो अभी हमने बात की थी जिनमें मध्य चक्र पाया जाता है, ये मौसम के अनुसार जनन करते हैं, तो इसको मौसमी प्रजनक कहा जाता है या इसको ऋतुनिष्ठ बोलते हैं। ऐसे जंतु जिनमें मौसम के अकॉर्डिंग प्रजनन की क्षमता पाई जाती है उसको मौसमी प्रजनक बोला जाता है। और ऐसे जंतु जिनमें पूरे जनन काल के लिए जनन कर सकते हैं, ऐसे जंतु जो पूरे जनन काल के दौरान जनन कर सकते हैं, इनको सतत प्रजनक कहा जाता है, सतत प्रजनक कहा जाता है। तो ये विशेष मौसम में ही जनन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे मौसमी। और ये पूरे जनन काल के दौरान
जनन कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे सतत प्रजनक। अब मौसमी प्रजनक के अंदर कौन से आएंगे? जिनमें मध्य चक्र पाया जाता है, उदाहरण के लिए गाय। और सतत प्रजनक के अंदर आता है मनुष्य। मतलब मनुष्य है वो पूरे जीवन काल के दौरान जनन के लिए सक्रिय रहता है। अब इस तरह से ये हमने बात की जनन अवस्था के दौरान पादप और जंतुओं के अंदर होने वाले परिवर्तन, या उस अवस्था के दौरान जंतुओं में और पादपों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जीर्णावस्था या हम बोलें वृद्धावस्था। अब जीर्णावस्था के अंदर एक जीव ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद वह परिपक्वता को प्राप्त हुआ, उसके बाद उसने संतान उत्पन्न की। अब संतान उत्पन्न करने के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। अब यह मृत्यु की ओर प्रस्थान करेगा या करता है, क्योंकि उसने जन्म लिया, वृद्धि हो गई, परिपक्व हो गया, संतान उत्पन्न की, और उसके बाद में हम ये कहते हैं कि वह जीव है वो मृत्यु की ओर प्रस्थान करता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस अवस्था को हम प्रजनन आयु की समाप्ति कह सकते हैं। प्रजनन आयु की समाप्ति भी कह सकते हैं। मतलब उस जीव के अंदर अब प्रजनन करने की क्षमता नहीं रही, प्रजनन करने की क्षमता नहीं रही, इसलिए हम इसको कह सकते हैं वृद्धावस्था या वृद्ध। अब व्यक्ति है वो बूढ़ा हो गया है या व्यक्ति है वो वृद्ध हो गया है, इसलिए हम इसको वृद्धावस्था बोलते हैं। अब इस वृद्धावस्था के अंदर क्या होता है कि जो उस जीव के शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं यह मंद हो जाती है। उपापचयी क्रियाओं की गति है वो धीमी हो जाती है, उपापचयी क्रियाएं मंद या धीमी हो जाती है। इसके अलावा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र यह भी कमजोर हो जाता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो वह व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, बार बार बीमार पड़ता है, और अंत में उस जीव की मृत्यु हो जाती है, उस जीव की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक जीव ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद में वह परिपक्वता की ओर गया और उसने संतान उत्पन्न की, जनन की क्रिया संपन्न की, मतलब जननावस्था में प्रवेश कर गया, और उसके बाद जो प्रजनन अवस्था की समाप्ति है उसी को हम कहते हैं जीर्णावस्था। इस अवस्था के अंदर प्रजनन की क्रिया समाप्त हो जाती है, या प्रजनन की क्षमता या प्रजनन आयु की समाप्त हो जाती है, उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, और बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता है, अंत में उस जीव की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हमने सभी जीवों के अंदर जनन के हिसाब से या जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन काल को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं: किशोरावस्था, जननावस्था और जीर्णावस्था। अब देखिए तीनों जो प्रावस्थाएं हैं, तीनों प्रावस्थाओं के अंदर प्रभावी रूप से यदि हम बात करें तो तीनों प्रावस्थाओं के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तीनों प्रकार की प्रावस्थाओं के लिए हार्मोन है वो उत्तरदायी होते हैं। किशोरावस्था के अंदर, किशोरावस्था में क्या होगा, नर है तो नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन यह हार्मोन है वो काम करेगा और उस नर के अंदर नर के लक्षण प्रकट करेगा। नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को यह हार्मोन है वो प्रकट करेगा। इसी तरह से यदि हम मादा की बात करें तो मादा के अंदर हार्मोन है एस्ट्रोजन, यह उस मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। इस हार्मोन का कार्य क्या है, द्वितीयक
लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीय का लैंगिक लक्षणों का विकास करना, ये इन हार्मोन्स के कार्य होते हैं। अब यदि मादा की हम बात करें तो जनन के मामले में जो मादा होती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब नर के द्वारा क्या है, नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो गया और शुक्राणु निर्माण के बाद शुक्राणु है वो मादा के जनन भाग में त्यागे जाते हैं, उसकी ड्यूटी है वो समाप्त हो जाती है। जबकि जो मादा है, मादा के द्वारा क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण किया जाता है, अंडाणु का निर्माण करने के बाद नर के द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण भी किया जाता है, ग्रहण करने के बाद निषेचन हो गया वो उसके शरीर के अंदर संपन्न होता है। निषेचन होने के बाद में जो भ्रूण बनेगा, जो शिशु का निर्माण होगा वो पूरे तरीके से उसके शरीर के अंदर बनता है और उसके बाद में बहुत ही जटिल प्रोसेस जो प्रसव होता है वो होता है। और उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद में भी मादा है वो उस बच्चे को 7 से 8 महीने तक दूध पिलाने का कार्य भी करती है और उस बच्चे का लालन पालन पोषण का कार्य भी मादा के द्वारा ही किया जाता है। अब इस तरह से मादा के अंदर एक ये तो हार्मोन है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए। इसके अलावा मादा के अंदर कुछ और भी हार्मोन पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जनन के दौरान स्रावित होता है। और हार्मोन के बारे में बात करें तो प्रोलैक्टिन ये जनन के बाद बच्चे का जो विकास हो रहा है उस दौरान ये दूध निर्माण का कार्य भी करेगा। इसके अलावा एक हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो हार्मोन है यह हार्मोन प्रसव के दौरान स्रावित होता है। अब मादा के शरीर के अंदर कोई एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कई प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। मैंने 4 हार्मोन्स के यहाँ नाम लिखे हैं। इसके अलावा 2-4 हार्मोन और भी स्रावित होते हैं जिसको हम जो मानव जनन वाला पार्ट है उसके अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया एक जीव का जो जीवन काल है उस दौरान जो 3 प्रावस्थाएं होती है उन प्रावस्थाओं में क्या क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।